अच्छा खैर चलो इसको फिर पेपर वन को आज हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। स्टार्टिंग अप बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि पेपर वन आपके पास होता कितने का 2 आवर्स का होता है और इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको ज़ाहिर सी बात है बेहतर करनी होगी बिकॉज इसके अंदर रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, प्योरली एक रीडिंग पेपर होता है, सारी की सारी जो चीज़ें आपने उसके अंदर रीड करनी होती है और फिर आपने देखना होता है कि आपके क्वेश्चंस किस तरह के आपके बन रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने इस पेपर के अंदर देखनी होती है। ठीक है, और इसमें आपके पास कुछ इंसर्ट्स होते हैं। 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, पेपर वन की भी वेटेज 50% होती है, पेपर टू की भी वेटेज 50% होती है। ठीक है, अब इसमें होता है कि वो आपको एक पैसेज देंगे जिसका कुछ नाम होगा और उस पैसेज को पढ़ के आपने क्या करना होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पे आपके पास इतने ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में उससे कह दिया कि इन पैराग्राफ 1 व्हाट एविडेंस इज देयर दैट लॉरा न्यू वेरी लिटिल अबाउट द वाइल्ड कैट्स बिफोर शी अराइव्ड एट द सैंक्चुरी। तो ये उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। एंड हाउ वुड यू आंसर दैट क्वेश्चन, यू वुड ऑब्वियसली लुक एट दी पैसेज, जो कि ये आपके पास पैसेज है। यहाँ पे टेक्स्ट है दी पूमा, यहाँ पर लिखा हुआ लॉयर्स बैकपैकिंग इन साउथ अमेरिका फॉर 3 months and has volunteered to work in an animal sanctuary. The sanctuary rescues monkeys, birds and wild cats such as pumas and jaguars and brings them back to health. ठीक है, तो एक पैसेज है, यहाँ से आपने जो भी अपनी वर्डिंग्स वगैरह हैं वो आपने ढूंढनी है और आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इनको लिखना है। हाँ बल्कि ये वाला किया हुआ था हमने। लेट्स एक्चुअली लुक एट समथिंग एल्स। पेपर 1 वाला शायद हमने नहीं किया था, उसको देख लेते हैं। अच्छा, पेपर वन कहाँ पे गया है, इसको खोलते हैं। ये है पेपर 1। हाँ, आई थिंक दिस इज़ डिफरेंट, ये डिफरेंट है हमारे पास। इसके साथ साथ हम मार्किंग सीम भी खोल लेते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर दूँगा मार्किंग सीम में किस तरह करना है। ये है इंसर्ट। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी उसने, ये दूसरा पेपर है हमारे पास, वेरिएंट 1 है और इसमें उसने हमें क्या कहा है, इसमें यहाँ पे वो कह रहा है इन व्हाट वे डज द ज्योग्राफी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ द डार्डनेल्स मेक इट वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारी कह रहे हैं, ये है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्विम है। ये आई थिंक मैंने बताया आपके साथ ही की थी, मैंने ये इन बच्चों के साथ मैंने की हुई थी। तो यहाँ पर वो हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट ए के अंदर इन व्हाट वे डज द ज्योग्राफी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ द डार्डनेस, ये वहाँ पे नाम होगा किसी चीज़ का। ठीक है, तो हर यहाँ पे जो आपके पास लफ्ज़ आ जाते हैं, हर जो चीज़ आपके पास आ जाती है, उसका ये मतलब नहीं कि उसका कोई इंग्लिश में मीनिंग होगा। हो सकता है वो किसी सिटी का नाम हो या कोई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो कह रहे हैं इन व्हाट वे डज द ज्योग्राफी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ द डार्डनेस मेक इट वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड। और ये जो कोटेशन मार्क्स के अंदर उन्होंने चीज़ लिखी होती है, ये उन्होंने इसलिए लिखी होती है बिकॉज ये पैसेज के अंदर बिलोंग कर रही होती है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपने करना क्या है, आपने पैसेज में जाना और पैसेज में देखना है कि कहाँ पर ये वाली लाइन लिखी है जो कि कोटेशन मार्क्स में है, सिंगल कोटेशन मार्क्स में होती है। ठीक है, ये भी वो जो लिखा हुआ है ये सिंगल कोटेशन मार्क्स में आपके पैसेज में होगा और वो हिंट आपको खुद एग्जामिनर देता है। वो कहता है लाइन 2 में लोकेटेड है, तो लाइन 2 में यहाँ पे अगर हम पढ़े टेक्स्ट ए में तो इट शुड बी समवेयर हेयर। यहाँ पे ये है हमारे पास ये टेक्स्ट है और इसकी लाइन 2 अगर हम देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं द राइटर मैट एंड हिज ब्रदर कैलम हैव ट्रैवल्ड टू टर्की टू टेक पार्ट इन एनुअल 4.5 किलोमीटर swimming race in the Strait of Dardanelles, popular with swimmers from all over the world and known as the world's oldest swim. We knew before we arrived that the geography of the Strait of Dardanelles means it has become one of the busiest shipping lanes in the world. तो ये सेकंड लाइन में आपकी वो वाली सेंटेंस लिखी है जो उसने एग्जामिनर ने यहाँ पे बात की थी कि Dardanelles make it one of the biggest shipping lanes in the world. तो he has talked about that in this passage before, line number 2 में। तो this is what you need to look for. तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि इन व्हाट वे डज द ज्योग्राफी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ डार्डनेस मेक इट वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लाइन्स इन द वर्ल्ड। तो अभी पढ़ के तो हमारे पास यहाँ पे इतना कुछ वो पीछे नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे आगे अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ो तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ दिस नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर फ्लोज बिटवीन 4 सीज ऑफरिंग एक्सेस फ्रॉम एशिया एंड यूरोप। तो वो कह रहे हैं एशिया से भी एक्सेस है, यूरोप से भी एक्सेस है, तो जाहिर सी बात है यूरोप और एशिया की जो शिप्स होंगी वो यहाँ पे ट्रैवल करती होंगी। ठीक है, so it shouldn't have surprised us that when we stood at the water's edge peering through the thin screen of trees to see huge slow tankers and freighters filled with कार्गो। फ्राइटर्स आपके पास क्या होते हैं, कार्गो जो कैरी कर रहे थे ना, शिप्स, बड़े बड़े शिप जो कि सामान कैरी कर रहे थे, उनको फ्राइटर्स कहते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने रीजनिंग लिखनी हो तो आप ये कह सकते हो कि इट हैज़ अ नैरो स्ट्रिप, द नैरो स्ट्रिप द वाटर फ्लोज बिटवीन 4 सीज ऑफरिंग एक्सेस फ्रॉम एशिया एंड यूरोप, दिस कैन बी अ पॉइंट। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे मार्किंग सीम को भी अगर आप देख लो तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या करता है, टेस्ट करता है, रीडिंग असेसमेंट करता है, मतलब कितना आप
आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक्सप्लिसिट मीनिंग्स की। एक्सप्लिसिट मीनिंग्स वैसे मीनिंग्स होते हैं जो कि आपके पास ना बिल्कुल वो हों, क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट मीनिंग्स आर दोज जो कि बिल्कुल आपके पास ना डायरेक्ट मीनिंग्स होते हैं, और जो इम्प्लिसिट मीनिंग्स होते हैं, इम्प्लिसिट मीनिंग्स होते हैं जो कि आपको इशारे इशारे वाले होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट इज़ इनडायरेक्ट, एक्सप्लिसिट इज़ डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ आपको कि ये वाला जो हमारे पास पैसेज है इसके अंदर व्हाट डू दीज थिंग्स एक्चुअली मीन। तो ये जो एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट इज़ बेसिकली एज आई सेड ये होता है डायरेक्ट, बिल्कुल ही डायरेक्ट होता है, और ये होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ यू आर फैट, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ एक्सप्लिसिट। मैंने एक्सप्लिसिटली उसको उसको कह दिया कि भाई आप बहुत ज़्यादा फैट हो। तो अगर मैं उसको ये कहता हूँ यू रन स्लो, व्हाट्स दिस, दिस इज़ इम्प्लिसिट। अगर मैं उसको कहता हूँ ना कि आप बहुत यहाँ पे स्लोली रन कर रहे हो, तो इम्प्लिसिट है। मतलब दोनों का यही है कि द पर्सन रनिंग इज़ फैट। तो यहाँ पे आपके पास है द पर्सन इज़ फैट, दोनों का सेम मतलब बन रहा है, लेकिन एक आपने एक्सप्लिसिटली कहा, एक बात आपने एक्सप्लिसिटली कही, और जो दूसरी बात थी वो आपने किस तरह कही है, आपने वो इम्प्लिसिटली कही है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे बात करें अवार्ड 1 मार्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपकी मार्क अवार्डिंग वैसे होती किस तरह कि अगर उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ ना तो आपने एक ही पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे एक और टिप यहाँ पे कर लो, इफ़ द क्वेश्चन आस्क फॉर वन पॉइंट 1 मार्क देन यू ओनली हैव टू आंसर 1 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है, उन्होंने डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इधर लिख सकते हो इट इज़ फ्लोज बिटवीन 4 सीज, ये आप लिख सकते हो। कैन बी एक्सेस फ्रॉम यूरोप एंड एशिया, वो लिख सकते हो। कनेक्ट्स 4 सीज, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो। इंग्लिश में आपके पास बच्चों की जो मेजर वो होती है ना, क्या कहते हैं, जो कन्फ्यूजन होती है, वो बच्चे ये पूछते हैं कि सर कैन वी कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस इन इंग्लिश। यस यू एब्सोल्युटली कैन कॉपी पेस्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में अगर लिखोगे तो इट्स पॉसिबल कि एग्जामिनर कैन पेनलाइज यू। तो जो भी वर्ड्स उन्होंने आपको दिए गए हैं, उन्होंने बताए गए हैं आपको, वही आपने उन्हीं पर ही आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है। इफ़ यू ट्राई राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स देन एग्जामिनर माइट जस्ट कट इट आउट, ठीक है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा व्हेनेवर वी डूइंग P1s एंड क्वेश्चंस लाइक दीज। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे, हाँ एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाना था। एक पॉइंट ये था कि ओनली आंसर एज मैनी पॉइंट्स एज दी मार्क्स, डू नॉट ओवर राइट नहीं करना आप लोगों ने कि मैं ज़्यादा ओवर राइट लिख लूँ, एग्जामिनर शायद इंप्रेस हो जाए। बिकॉज ट्रस्ट मी, इंग्लिश में एग्जामिनर ने नहीं इंप्रेस होना, वो इंप्रेस होगा कि आप कितना कॉम्पैक्ट लिख सकते हो। तो यू हैव टू राइट योर वेरी कॉम्पैक्ट वे, ठीक है। तो अगर 1 मार्क है तो इट मीन्स 1 पॉइंट, अगर 2 मार्क है तो इट मीन्स 2 पॉइंट, ठीक है। एंड सो ऑन। तो ये इन सारी चीज़ों का मकसद होता है, और ये बस हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे उन्होंने देखो, यहाँ पे लिखा भी है अवार्ड 1 मार्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, और इनके लिए आपने क्या करना है, 1 मार्क अवार्ड करना है। आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं पैसेज में आपको गिवन थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऊपर वाला पैसेज भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस देन वी कैन एनालाइज इट। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि दैट आई वांट के बिफोर योर पेपर यू गाइस एटलीस्ट नो अबाउट इट, ताकि वहाँ पे जाके रन टाइम में मिस्टेक्स ना हो। इवन इफ योर इंग्लिश इज़ गुड यू कैन स्टिल गेट बैड मार्क्स जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द टेम्पलेट दैट द एग्जामिनर इज़ हैप्पी फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि यू ऑलवेज कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे देखो उन्होंने वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, ये जो पहली उन्होंने यहाँ पे लाइन लिखी है, इट इज़ फ्लोज बिटवीन 4 सीज। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इट फ्लोज बिटवीन 4 सीज। तो क्या उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, यस डायरेक्ट उसने यहाँ पे लिखा है। तो आपको भी कोई ज़रूरत है कि आप अपने वर्ड्स में लिखो। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कैन बी एक्सेस फ्रॉम यूरोप एंड एशिया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कैन बी एक्सेस फ्रॉम यूरोप एंड एशिया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे उन्होंने यूज़ करी कैन बी एक्सेस, तो इज़ इट रियली अ कॉपी पेस्ट
अब ये देखो, थोड़े से जो वर्ड्स होते हैं ना, हल्के फुल्के वर्ड्स, वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मेजर वर्ड्स नहीं चेंज करने हैं. जब व्हेन आई टॉक अबाउट कि यू हैव टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पैसेज, इट डज नॉट मीन कि यू जस्ट टेक वन लाइन एंड यू डायरेक्टली पेस्ट इट देयर. इट मीन्स कि जो मेजर उसका कंटेंट है ना, वो आपने वहाँ पे पेस्ट करना. डेफिनेटली बात है, जब आप आंसर लिख रहे हो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, आप थोड़ा बहुत स्लाइटली स्वे कर सकते हो, बट उसका कोई इतना मसला नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास. एंड देन हमारे पास अगर ये देखें, एक्सेस टू यूरोप एंड एशिया, तो ये भी हमारे पास वही वाली बात है. यहाँ पे हमारे पास ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया यहाँ पर. आई थिंक ये नहीं सही होगा यहाँ पे, लेकिन वही वाला पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने ना सेम यहाँ पे चीज़ों की यहाँ पे बात की है. यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपके पास एक्सेस आ रही है फ्रॉम एशिया एंड यूरोप, तो इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. ऑल एंड ऑल अगेन एक्सेस का वर्ड यूज़ किया, यूरोप एंड एशिया का वर्ड यूज़ किया हुआ है. तो दे हैव टेकन द थिंग फ्रॉम द पैसेज, जस्ट उसको थोड़ा सा अमेंड कर लिया. अब इसके बाद वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वगैरह कनेक्ट 4 सीज 2 कॉन्टिनेंट्स. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा कनेक्ट 4 सीज वगैरह का. यहाँ पे 4 सीज वगैरह की उन्होंने यहाँ पे बात की है, कनेक्ट 4 सीज और 2 कॉन्टिनेंट्स उन्होंने बात की, वो भी वो कह रहे हैं एक्सेप्टेबल है. यहाँ पे आपके पास ये एशियन यूरोप की बात की है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो भी चीज़ें आ रही हैं आपने वो पैसेज से डायरेक्टली आपने देखनी है और उसके हिसाब से आपने आंसर करना है. हाँ, थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन यू डोंट हैव टू चेंज इट अलॉट. अब यहाँ पर अगर देखो ना आप लोग, यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नॉट में दे सेड कि यू कैन नॉट राइट कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स. मतलब इसको डिफरेंट पॉइंट्स ही लिख सकते हैं. आपने लिखना है डिफरेंट पॉइंट्स का क्या मतलब है. अब इसमें मसला ये होता है कि इंग्लिश में नॉर्मली आप सेफर साइड पे तब रहते हो जब आप यू आर फॉलोइंग द टेम्पलेट एज सेट बाय पैसेज. लेकिन अगर आप खुद लिखने लगते हो तो आप इस तरह की मिस्टेक्स करते हो. सिर्फ इवन इफ योर इंग्लिश इज गुड, एनीबडी कैन मेक दिस मिस्टेक. वो आप कह रहे हो कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, बट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम एशिया एंड यूरोप. They are specifically talking about Asia and Europe, and you talking about different points. So different points, can I say one point is Pakistan and one point is Saudi Arabia? That would be absolutely wrong. ठीक है, तो जो 2 पॉइंट्स की आप बात कर रहे हो वो पैसेज के साथ होने चाहिए. तो आप यहाँ पे कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स अक्रॉस एशिया एंड यूरोप, दिस कैन बी नाइस. ठीक है, ये एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा. तो इस तरह, इसलिए जो मोस्ट टीचर्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आप पैसेज को देखो डायरेक्टली, फिर आप आंसर फाइंड करो, बिकॉज अदरवाइज यू आर प्रोन टू मेकिंग एरर्स. अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि एक और उसने क्वेश्चन यहाँ पे बताया, और यहाँ पे वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाट कैलम इज़ फीलिंग व्हेन ही सेज वॉ. ठीक है, तो प्रॉब्ली ही इज़ फीलिंग एक्साइटेड आई थिंक और सरप्राइज्ड, बट ये पैसे देख के ज़्यादा अच्छा पता चलेगा. यहाँ पे कह रहे हैं वॉ, कैलम सेड आई एग्री दिस वाज द ओपन हार्ट ऑफ टर्किश इंडस्ट्री. ओपन हार्ट का मैंने आपको मतलब बताया था क्या होता है. ओपन हार्ट का मतलब होता है कि बहुत कोई मेजर जगह हो ना, सेंट्रल जगह हो किसी चीज़ की, उसको आप कहते हो ओपन हार्ट. ठीक है, तो दिस वाज वी फेल्ट अ लॉन्ग वे फ्रॉम पीसफुल लेक्स एंड क्लियर रिवर्स ऑफ द फर्स्ट बैक होम. राइट देन वी न्यू दैट दिस वाज गोइंग टू बी अ स्विम अनलाइक एनी अदर वी हैड अटेम्प्टेड बिफोर. तो मतलब वो कह रहे हैं अनलाइक एनी अदर वी हैड अटेम्प्टेड बिफोर. तो दे आर मोर टॉकिंग अबाउट अनयूजुअल थिंग्स. तो इसका मतलब दे आर सरप्राइज्ड. तो आप यहाँ पे कह सकते हो दे आर सरप्राइज. तो यहाँ पे आपने अगर इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी हो ना, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप यू राइट इन योर ओन वर्ड्स. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स.
राइट इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे आपने खुद से बताना है अपनी जजमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉबेबली ही इज़ फीलिंग वेरी सरप्राइज। यहाँ पे अगर हम देख भी लें, देखो उन्होंने इतने ज़्यादा यहाँ पे वर्ड्स बताए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं नेगेटिव वाली चीज़ को भी ले आता हूँ यहाँ पे ताकि हमें पता चले व्हाट डू वी हैव टू राइट। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ही इज़ अमेज, शॉक्ड, सरप्राइज, इम्प्रेस्ड बाय द शिप, टैंकर्स, नर्वस, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। अब वो कह रहे हैं नॉट में उन्होंने क्या चीज़ इंक्लूड की है। वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना कि एक्साइटेड हो, एक्साइटेड अगर आपने खाली लिखा हुआ है, यहाँ अगर आपने खाली हैप्पी लिखा हुआ है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि अगर आप खाली ये चीज़ें लिख रहे हो ना तो फिर मतलब है नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे अमेज्ड आप लिख सकते हो, आप शॉपी आप वो लिख सकते हो, शॉक्ड लिख सकते हो, सरप्राइज लिख सकते हो, लेकिन वो का ये मतलब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो। देखो अगर यहाँ पे आप फोकस करो, अनलाइक एनी वी हैड अटेम्प्टेड बिफोर, तो दिस टेल्स अस दैट this tells that the tells about unusualness, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेंजनेस होगी या आपके पास एलियनिटी होगी, या यहाँ पे लिख दो दिस टेल्स अस about strange अननोन स्टफ, ठीक है। तो ये आपके पास एक्साइटेड नहीं हो सकता, आप कभी भी स्ट्रेंज चीज़ को देख के एक्साइटेड नहीं होते, एकदम से हैप्पी नहीं होते, यू आर मोस्टली अमेज्ड एंड शॉक्ड। आई थिंक वैसे एक्साइटेड जो है ना, एक्साइटेड वैसे आई थिंक एग्जामिनर शुड हैव एक्सेप्टेड एक्साइटेड, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस में ना आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर लिखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ें लिख रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक इफ आई वाज द एग्जामिनर आई कुड हैव, अगर कोई बच्चा एक्साइटेड लिखता ना तो आई प्रॉबेबली वुड हैव एक्सेप्टेड दैट, बट कैम्ब्रिज इजंट एक्सेप्टिंग इट। तो इसमें आपने करना है कि जब भी आपने करना है आपने गौर से पैसेज को पढ़ना है, जब भी वो एक्सप्लेन कह रहे हैं या इस तरह की फीलिंग वाली चीज़ें कह रहे हैं तो आपने देखना है, आपने बाकी पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से देखना है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। अब ज़्यादातर जो यहाँ पे मतलब इसका निकल रहा है वो यही है, डायरेक्ट मतलब इसका ये है कि स्ट्रेंज या अननोन स्टफ़ है। तो स्ट्रेंज या अननोन स्टफ़ से आप सरप्राइज होते हैं, शॉक होते हो। तो सबसे जो यहाँ पे सेफ पोजीशन थी ना जिसमें आप सेफ रह सकते थे, वो आपके पास यही थी कि आप लिख लेते शॉक्ड के बारे में लिख लेते हैं, सरप्राइज के बारे में लिख लेते। दिस वाज दी थिंग माई माइंड वेंट टू इमीडिएटली। अगर आप हैप्पी, इम्प्रेस लिखते हो, नर्वस लिखते हो, अमेज लिखते हो, ये बहुत ज़्यादा आगे वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो सकता है वो ऐसा फील कर रहा हो, लेकिन जो इमीडिएट आपको चीज़ पता चल रही है ना इस पैसेज से, वो ये पता चल रही है कि वो सरप्राइजिंग शॉकिंग हो सकता है। बिकॉज ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेंज और अननोन चीज़ें सरप्राइजिंग और शॉकिंग होती है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप चूज़ करें तो बिल्कुल जो आपके पास पक्की वाली चीज़ लग रही है ना वो आपने लिखना है। आपने कोई एवी वर्ड्स आपने थ्रो नहीं करने, हवा में आपने वर्ड्स ही थ्रो करने। ये ना हो कि आप वहाँ पे अच्छी वोकैबुलरी लिखने के चक्कर में एग्जामिनर को आप इम्प्रेस करने के वहाँ पे प्रिटेंड से आप अपने मार्क्स कटवा बैठे हो, ठीक है। तो दैट्स नॉट गुड एज वेल। तो इस चीज़ को भी कर लो। सर इफ़ यू राइट, एक मिनट, सर इफ़ यू राइट टू थिंग्स इन वन मार्क आंसर विल मार्क्स बी डिडक्टेड। अच्छा देखो इसमें ये है कि आई रिकमेंड कि जितने आपके पास मार्क्स होते हैं ना उतने आप पॉइंट दिया करो। बिकॉज होता ही है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 1 मार्क का सवाल है ना और आपने एक पॉइंट आपने लिख दिया है, लेट्स सपोज सही लिख दिया और दूसरा पॉइंट आपने गलत लिख दिया, तो एग्जामिनर इज़ गोइंग टू गिव यू नो मार्क्स, ठीक है। इवन दो आपने एक पॉइंट सही लिखा था। इफ़ यू आर श्योर कि आपके दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे देन वहाँ पे लिखो, इफ़ यू आर नॉट श्योर देन डोंट। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डू नॉट ट्राई, ठीक है। इवन इफ़ यू आर श्योर कि आपके दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं, स्टिल डू नॉट राइट इट, बिकॉज वो आपकी उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सही होंगे तो आपको मार्क्स उतने ही मिलने हैं, और अगर दोनों गलत होंगे तो एक का भी मार्क आपको नहीं मिलेगा। तो ये मसला होता है। तो नेवर राइट टू पॉइंट्स फॉर द सेम थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कर लो कि यहाँ पे एक मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं इसको कैसे यहाँ पे लिखूँ, सेपरेटली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेवर राइट don't write
2 points for 1 mark, ठीक है। तो डोंट राइट 2 points for 1 mark। मैं छोटा सा यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ पे बस इकट्ठा कर दिया, इसको आप लोग क्या करना देख लेना, ठीक है। एक ये चीज़ होगी, और इसके बाद बस यही है कि जो वर्ड्स मैंने आपको बताया ना, ये इतना ज़्यादा आप लोग वर्ड्स पे नहीं आपने रहना, जो आपके पास कॉमन चीज़ बन रही है उसको बस लिखो। आप देखो उस जिन बेचारों को एक्साइटेड और एक्साइटेड गलत हुआ है ना, आई फील ट्रूली सॉरी फॉर देम, बिकॉज ये मतलब डेफिनेटली हो सकता है। अवॉइड द मार्क इफ गिवन विद करेक्ट रिस्पॉन्स, एक्साइटेड एंड शॉक्ड। तो वगैरह अगर एक्साइटेड एंड शॉक्ड आपने लिखा ना, फिर आपको नंबर मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने लिखा, लेकिन सीधा सीधा आप शॉक्ड या सरप्राइज लिख दो। आप कह दो ही इज़ वेरी शॉक्ड एंड ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड, इस तरह करके आप लिख लो यहाँ पे। What about writing outside after the given line? Is it counted or ignored? अच्छा, वैसे इसमें मैं कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दे सकूँगा कि वो काउंट होता है या नहीं होता, बट नॉर्मली तो वैसे ये होता है। आई डोंट थिंक एग्जामिनर इतने ज़्यादा वो होंगे, सख्त दिल होंगे कि अगर आपको थोड़ा सा बाहर निकल गया तो वो इसको रीड ही ना करें, क्योंकि पूरी की पूरी उनके पास स्कैन कॉपीज जा रही थी। बस मसला ये होता है कि अगर आप बाहर चले जाते हो ना लाइन से, तो वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर पढ़ना मुश्किल हो गया एग्जामिनर के लिए तो वो आपको नंबर नहीं देगा, बिकॉज जो आपके नॉर्मल टीचर्स होते हैं, कैम्ब्रिज एग्जामिनर होते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। वो इतनी मतलब गलतियाँ नहीं टॉलरेट करते। अगर आपने कोई चीज़ नहीं सही लिखी तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स फॉर इट, ठीक है। तो ना लिखा करो। वैसे मैंने भी अपने जितने भी पेपर्स दिए थे, मेरे अक्सर जो लाइन थी वो बाहर चली जाती होती थी। मुझे पता नहीं उसका नंबर कटा कि नहीं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास थी नहीं, लेकिन मेरे वैसे तो मेरे ए ग्रेड्स ही आए थे, ए स्टार्स ही आए थे हर सब्जेक्ट में। तो मुझे नहीं पता कि उसके मार्क्स कटे थे कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैंने भी बहुत ज़्यादा लाइन से बाहर चीज़ें लिखी थी, लेकिन स्टिल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अगर कोशिश करके अंदर ही कर लो, क्योंकि लाइन से बाहर जाएगा तो डिफ़िकल्टी हो सकती है उसको वर्ड का अंदाज़ा लगाने में, तो ये मसला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 हम देखते हैं ज़रा, उसमें वो क्या कह रहे हैं हमें। ये हमारे पास आ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 एंड देन 3, इनको देखते हैं दोनों को। बाकी जो होगा ना, बाकी आप लोग इसको खुद रीड आउट करना, एंड देन मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसकी जो एमएस होगी या जो इसकी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली एक दफ़ा गो थ्रू करना और चेक करना उनको। अच्छा, 1 मिनट मुझे दो कि अच्छा, यहाँ पे अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं फ्रॉम पैराग्राफ गिव टू वेज इन विच द वाटर ऑफ द स्ट्रेट आर डिफरेंट फ्रॉम द वाटर्स कैलम एंड मैड यूज्ड स्विमिंग। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि दिस वाज द ओपन हार्ट ऑफ टर्की वी फेल्ट अ लॉन्ग वे फ्रॉम द पीसफुल लेक्स। तो वहाँ पे उनके पास क्या होता था, उनके पास पीसफुल लेक्स होती थी एंड क्लियर रिवर्स होते थे ऑफ द फॉरेस्ट बैक होम, राइट। देन वी न्यू दिस वाज गोइंग टू बी स्विमर लाइक एनी अदर। तो यहाँ पे आपने यही बात करने के बोली, पीसफुल लेक्स थी, क्लियर रिवर्स थी, और फॉरेस्ट भी था वहाँ पे। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई फॉरेस्ट वगैरह भी नहीं था। तो यू हैव टू टॉक अबाउट अलॉन्ग दीज लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो वो क्या कह रहे हैं, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब ये जो मार्किंग सीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा इसको पढ़ के जाओ। जिसने मार्किंग सीम नहीं पढ़ी उसका लॉस होगा ही होगा एग्जाम में, बिकॉज उसको पता नहीं होगा कि हाउ डज एग्जामिनर थिंक लाइक। तो मार्किंग सीम्स आर की है, ठीक है। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू नीड टू इम्प्रूव योर P1। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो वही वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है अवार्ड 1 mark फॉर ईच बुलेट पॉइंट एंड मैक्सिमम 2 marks। वाटर्स ऑफ द स्ट्रेट आर नॉइजी, बिजी, नॉट पीसफुल। तो वो कह रहे हैं कि ये पीसफुल था, और वो कह रहे हैं इन विच टू वेज गिवन द वाटर्स ऑफ द स्ट्रेट आर डिफरेंट फ्रॉम द वाटर्स कैलम एंड मैट आर यूज्ड टू स्विमिंग इन। तो आप कह दो वाटर्स ऑफ द स्ट्रेट आर नॉट पीसफुल, वो पीसफुल भी नहीं है, नॉइजी है, बिजी है, नॉट रिलैक्सिंग है। तो आपने इनके ना बल्कि ऑपोजिट लिख देना बस। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि दे आर नॉट क्लियर। यहाँ पे इंडस्ट्रियल उसने पता क्यों लिखा है, इंडस्ट्रियल उसने इससे लिखा है बिकॉज ऊपर उसने बात की थी फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, इंडस्ट्रियल। और क्लियर रिवर्स का ऑपोजिट क्या होता है, डर्टी, पोल्यूटेड, नॉट क्लियर। ये देखो सबसे आसान जो यहाँ पे चीज़ थी ना, इफ़ आई वॉज देयर आई वुड राइट द ईजिएस्ट थिंग आउट ऑफ ऑल। और मैं पता क्या करता, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता बस, मैं यहाँ पर लिख देता नॉट क्लियर एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता नॉट पीसफुल। 2 मेरे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो दैट्स इट। अब वो कह रहे हैं अलाउ फोकस ऑन कैलम एंड मैट्स known swimming places provided this is explicitly stated water rivers lakes they are used to swimming and water rivers lakes at home are quiet। तो वो कह रहे हैं कि ये भी आप लिख सकते हो water at home were quiet
काम, आर क्लियर, आर नॉट डर्टी, नॉट पोल्यूटेड। तो आप इसको ना दो तरीक़ों से लिख सकते हो। आपने उसने बताया कि डिफरेंस क्या है, तो आप पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हो स्ट्रेट का, या आप होम का पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो वाटर्स ऑफ स्ट्रेट का पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हो, आप कह सकते हो जो वाटर्स ऑफ स्ट्रेट हैं वो पीसफुल नहीं है और वो नॉट क्लियर है, ठीक है। अगर आप होम की बात कर रहे हो, अगर बल्कि होम की कह रहा हूँ, बल्कि अगर आप यहाँ पे टर्की की बात कर रहे हो जहाँ पर वो हैं, तो आप कह सकते हो कि वाटर हेयर आर, बल्कि एक मिनट, या आप कह सकते हो वाटर एट होम वर पीसफुल, या आप कह सकते हो देवर नॉट पोल्यूटेड। तो यहाँ पे आप कह लो वाटर्स एट होम वर पीसफुल, देवर क्लियर, देवर सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, इस तरह की बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी जहाँ पे वो टर्की में आए हुए हैं स्टेट के ऊपर, वहाँ की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे आप बताओगे नॉट पीसफुल, नॉट क्लियर, ठीक है। तो इस तरह दोनों पर्सपेक्टिव से आप बात कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब वो कह रहे हैं एक्सेप्ट इन आइदर ऑर्डर और इफ बोथ रिस्पॉन्सेज आर इन ऑर्डर इफ अ करेक्ट आंसर स्ट्रेडल्स बोथ लिम्स। अब वो कह रहे हैं नॉट रफ लार्ज वायलेंट, रफ लार्ज वायलेंट को वो एक्सेप्ट नहीं करे, क्राउडेड को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, देयर रिवर्स लेक्स फॉर एट होम ईटीसी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर आपने यहाँ पे क्राउडेड लिख दिया ना तो उसको भी एक्सेप्ट करें कि आप कह रहे हो वाटर्स जो हैं जहाँ पे वो आए हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है वाटर, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने लिखा है रफ लिखा है, लार्ज लिखा है या वायलेंट लिखा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने यहाँ पे यूज़ करने सिंपल वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना, जो एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़ बनी है वो यूज़। उसने कहा पीसफुल, आप लिख लो ऑपोजिट नॉट पीसफुल। उसने कहा क्लियर, आप लिखो नॉट क्लियर। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप डर्टी बताओ, पॉपुलेटेड बताओ, या कुछ और चीज़ बताओ, या वायलेंट बताओ, रफ बताओ। इस तरह करोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो कीप इट वेरी सिंपल। और इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं कि एक और भी यहाँ पे नीचे क्वेश्चन था ना, उसको भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई टू डिटेल्स दैट शो व्हाई पीपल कॉल दिस द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्विम। तो वो कह रहे हैं द शोर्स ऑफ द स्ट्रेट आर स्कैटर्ड विद डस्टी रुइंस ऑफ एंशिएंट कैसल्स। ये तो मुझे लगता है मुझे मिल भी गया वर्ड। तो वो कह रहे हैं शोर्स of the strait are scattered with dusty ruins of ancient Cancer. The legendary city of Troy was long ago situated here, where Greek myths tell of Linder swimming across the strait at night to meet his lover. Romantic poet, romantic romantic poet Lord Byron wanted to swim it to prove this was possible. On his second attempt in 1810, he died. He did. No wonder people call this the world's oldest swim. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे थे, बहुत ज़माने पहले ना उन्होंने यहाँ पे एक सेकंड अटैम्प्ट में एक स्विम की थी, जिस वजह से दिस इज नोन एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्विम, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। यहाँ पे डस्टी रूइंस ऑफ कैसल्स थे, तो इनमें से एनी हिंट यू कैन गिव। देखो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था, उन्होंने डिफरेंट हिंट दी है। अब यहाँ पे ना आपके पास डिफरेंट चीज़ें बन रही है। आप यहाँ तो ये लिख सकते हो कि सिटी ऑफ ट्रॉय वाज लॉन्ग लोकेटेड है, यहाँ आप लिख दो ग्रीक मिथ स्टाइल ऑफ लेंडर स्विमिंग अक्रॉस द स्ट्रेट एट नाइट टू मीट हिज लवर, ऐसे लिख सकते हो। बल्कि इससे भी बेहतर, आई थिंक इससे भी बेहतर जो है ना, आई थिंक ये वाला पॉइंट बन रहा है। रोमांटिक लॉर्ड पॉइंट बैरन वांटेड टू स्विम टू प्रूव दिस वाज पॉसिबल एंड ऑन हिज सेकंड अटेम्प्ट ही डिड। मतलब 1810 में उसने ये जो काम था ना, ये उसने यहाँ पे कर दिखाया था। तो यहाँ पे उन्होंने किया था, ये देखो ये वाले, अब उन्होंने यहाँ पे पैसेजेस यहाँ पे दिए हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे बल्कि किया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं रूइंस ऑफ द एशियन कैंसल। सबसे जो आसान आपके पास थी बेट थी वो ये थी कि रूइंस ऑफ एशियन कैंसल है यहाँ, वरना आप कह सकते लेजेंडरी सिटी ऑफ ट्रॉय इन ग्रीक मिथ टेल्स ऑफ लेंडर स्विमिंग अक्रॉस इट। लेकिन वैसे मैंने कहा था थोड़ा सा ना आपके पास वो हो जाता है, अननोन सा हो जाता है। तो अगर इसको मैंने वैसी पॉसिबिलिटीज इग्नोर करी, मैंने आराम से प्ले किया है। रोमांटिक पोइट स्वैम अक्रॉस इट इन 1810, ये भी आप लिखना है। लेकिन अगर रोमांटिक पोइट के बारे में आप लिख रहे हो लॉर्ड बायरन के बारे में, तो यू हैव टू टेल ही स्वैम इट इन 1810। आपने बताना है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी दफ़ा उसने स्विम किया था, पुराने ज़माने में उसने स्विम किया था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नॉट एक्सेप्ट, वो क्या कर रहे हैं, लॉर्ड बायरन डाइड देयर, इसको तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डेट का आपने ना बताया ना आपने स्विमिंग का बताया, तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्विम के बारे में पूछे, तो अगर स्विम के बारे में नहीं बता रहे तो मसला होगा ना उसको एग्जामिनर को। एक्सेप्ट वो कह रहे हैं एक्सेप्ट इन आइदर ऑर्डर और इफ बोथ रिस्पॉन्सेज आर इन वन इफ अ करेक्ट, ये बस वो कह रहे हैं एक्सेप्ट इन आइदर ऑर्डर। आइदर ऑर्डर का मतलब है कि अगर आप एंड के बाद जो चीज़ें आ रही हैं उनको इधर उधर भी कर दो ना तो वो ऑर्डर एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास चीज़ें बन रही थी, उसमें से कोई सा भी पॉइंट लिख लो दैट फिट्स योर सोल्यूशन, ठीक है। इट 2 मार्क्स के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, 3 पॉइंट्स मैक्सिमम बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट योर कॉम्प्रीहेंशंस। बाकी इसके अंदर कुछ कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ना इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं हमारे पास, उनको हम देखते हैं। ये हमारे पास आते हैं एक्सप्लेन यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो इनको कैसे करना, तो ये तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी इजी। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पहले आते थे, वो बहुत मुश्किल होते थे, बट दीज आर वेरी इजी। पैसेज कहाँ पे गया,
अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है ना, वो भी हम यहाँ पे भी देखते हैं। इसमें पहले इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन यूजिंग योर ओन वर्ड्स एड्स डिफरेंट फीलिंग्स adds different feelings about the swim. Give 3 details from anywhere in the text to write to support your answer. तो हमने anywhere in the text में यहाँ पे यूज़ करना है, but you have to make sure कि these questions always use your own words and opinions but backed by passage. ठीक है, तो ये जो होते हैं ना आपके पास, ये वाले इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो दीज क्वेश्चंस यूज ऑलवेज योर अपने वर्ड्स होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, बट आपने बैक करना होता है उनको पैसेज के साथ। अगर आप प्रॉपर बैकिंग नहीं करें पैसेज के साथ तो दैट्स रॉन्ग। ठीक है, तो आपने इनको प्रॉपर बैकिंग देनी होती है, प्रॉपरली आपने क्या करना होता है, आपने पॉइंट्स ढूंढ के बताने होते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ, बिकॉज मैंने पैसेज के अंदर से ये चीज़ें मुझे मिली थी और ये मैंने ढूंढी थी। ठीक है, तो अगर पैसेज से आप बैकिंग नहीं करें, आप हवा में ओपिनियन छोड़े, तो वो तो मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर पूरा उसको क्रॉस करेगा, इवन इफ दे आर राइट बट यू नॉट पॉइंटिंग करेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज, देन वो गलत हो जाएगा। और पॉइंट्स जो आपने पैसेज में से करने भी है ना, वो भी आपने अच्छे पॉइंट्स वहाँ से लेकर करने हैं। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही वहाँ पे इरेलीवेंट पॉइंट के, तो हो सकता है क्लेम आपका सही हो, पैसेज से पॉइंट जो आप रेफर कर रहे हो वो बिल्कुल उल्टा हो, तो एग्जामिनर विल नेवर गिव यू मार्क्स फॉर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कोशिश करनी है इसमें सही लिखना है। अब वो कह रहे हैं पैराग्राफ, हाउ डज मैट फील ऑन द मॉर्निंग ऑफ द स्विम, गिव 2 फीलिंग्स, डिटेल्स फ्रॉम दी टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। ये भी उसी तरह की डिटेल है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट मेंशन, यहाँ पे आपने करना है जस्ट मेंशन इन 1 से 2 वर्ड्स। तो 1 से जो 2 वर्ड्स है ना, उसमें आपने मेंशन करना है, और यहाँ पर आपने करना है बैक योर क्लेम यूजिंग पैसेज। तो पैसेज को यूज़ करके आपने क्या करना है, अपना जो भी क्लेम होगा ना उसको आपने ना बैक भी करना है। तो दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू नीड टू बी वेरी ऑफ, और ये वाले पॉइंट्स आपने यहाँ पे करने हैं। एक पॉइंट वो आपको देगा मेंशनिंग के, दूसरे पॉइंट्स वो आपको दे रहा होगा बाकी चीज़ों के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास शायद, अच्छा ये भी उन्होंने वही वाला चीज़ का, हाउ डज मैट फील ऑन द मॉर्निंग ऑफ द स्विम। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि इन यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट फीलिंग्स लिखी हैं। वो लिखा हुआ है फीलिंग रिवॉर्ड एनी सेंस ऑफ मैट फीलिंग नर्वसनेस, और आप कह लो अगर नर्वसनेस आपने थोड़ी बहुत मेंशन की हुई है मैट की, और इसके साथ साथ आपने मेंशन किया एम्बेरसनेस फाइंड किया, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे नर्वस के बारे में लिख सकते हो, आप यहाँ पे एम्बेरस के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर नर्वस लिखना है तो आप कह सकते हो एग्जाम्पल, ये जो डिफरेंट 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया, 2 पॉइंट्स बताए, 2 पॉइंट्स आपने मैक्सिमम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नोट में वो क्या कह रहा है, स्केर्ड, चैलेंज्ड, ओवरवेल्म। तो ये डिफरेंट जो आपके पास आ रही है वो आपने लिखनी है। डू नॉट एक्सेप्ट एम्बेरस डिटेल्स फॉर नर्वस डिटेल्स एंड वाइस वर्सा। देखो ये उसने क्या कहा, उसे क्या कि अगर आप यहाँ पे एम्बेरस लिख रहे हो तो एम्बेरस की डिटेल्स आपने नर्वस में नहीं लिखनी। मतलब जो मैंने ऊपर पॉइंट किया था, ऊपर पॉइंट मैंने यही किया था कि अगर आप क्लेम कुछ और बनाते हो और पैसेज के अंदर से जो पॉइंट्स निकाल के आप प्रूफ करवाते हो उसको, वो ऑपोजिट है, तो वो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, चाहे आपका क्लेम सही हो, चाहे आपकी डिटेल सही हो, वो आपको नंबर नहीं देगा। ये नहीं हो सकता, आपको दोनों, इस क्वेश्चन में मसला ही होता है, आसान तरीन क्वेश्चन होते हैं बट दोनों का करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू केयर फॉर। ठीक है, एक ये चीज़ होगी, हमारे पास 16 मार्क हो गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड व्हाट डज द राइटर से अबाउट इट। ये इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, मुझे ना एक और शायद यहाँ पे क्लास थी,
अच्छा, इसमें अब वो हमें क्या कह रहे हैं, रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बाय द वे आपका। अब वो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली द वेदर सडनली calmed, द मॉर्निंग सन lit up the water as we waded in with the heat on our bare backs. What does the writer want to suggest to the reader about this swim at this point? थोड़ा सा पैसेज हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम बताते हैं, वरना गलत बात होगी। तो लाइन नंबर 11 के बारे में वो कह रहा है मेरे ख्याल में। एक मिनट, अच्छा लाइन 47 दूर है प्रॉबेबली होगा। हाँ ये वाला पैसेज है। अच्छा देखो, इस पैसेज में वो हमें क्या कह रहा है, इस पैसेज में वो हमें कह रहा है रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट अनएक्सपेक्टेडली द वेदर सडनली calmed एंड द मॉर्निंग सन lit up। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली द वेदर सडनली calmed एंड द मॉर्निंग सन lit up as we waded in the water on our bare backs. What does the writer want to suggest to the reader about the swim at this point? तो वो क्या सजेस्ट करना चाह रहा है राइटर, कि जो स्विम है ना वो थोड़ी सी सेफ होगी है, स्विम जो है वो थोड़ी सी काम होगी है, वो थोड़ी सी पीसफुल होगी है एंड क्लियर होगी है, ठीक है। और मतलब स्विम थोड़ी सी उनके लिए ईजी होगी है। अब वो कह रहे हैं वी पॉज्ड इन द मिडल ऑफ द रश ऑफ द बॉडीज एंड पुल डाउन आवर गॉगल्स. A fever swept across the churned water, and I let out a cheer as the swimmers dived into the shallows around us. Splashes of water erupted in all the direction, and then we slumped forwards, went under, and pulled ourselves through the swirling green क्वाइट व्हील्स ऑफ बबल. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो रेस है वो थोड़ी सी आसान हो गई थी, एंड जो आपके पास वो थी ना थोड़ा सा रफनेस थी, या जो वो थी आपके पास बहुत एंक्शसनेस थी, वो थोड़ी सी दूर होगी, थोड़ा सा आपका सेफ हो गया, इन्वायरमेंट भी सेफ हो गया. तो इस चीज़ के बारे में ना वो यहाँ पे कह रहे हैं. अच्छा आप देखो यहाँ पे उन्होंने कितनी ज़्यादा यहाँ पे वर्डिंग दी है. ये सारे पैसेजेस जो हैं आपको पढ़ने चाहिए, बिकॉज यू विल गेट अलॉट आउट ऑफ दिस. ठीक है, इतनी आप प्रैक्टिस से इतनी आपको नॉलेज नहीं मिलेगा जितना आपको मार्किंग सीट्स पढ़ के मिलेगा. बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसमें, तो इनको एक दफ़ा गो थ्रू करना खुद से भी. अच्छा अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ वो कह रहे हैं स्विम इज़ गोइंग टू बी ओके, स्विम इज़ गोइंग टू बी सेफर. अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स दैट आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट एट वही उन्होंने यहाँ पे कैप्चर किए हैं. तो यू गाइस कैन डू दी सेम, ठीक है, बट थोड़ा सा गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे सोचता है. तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा था कि सेफ़र होनी चाहिए, स्विम मोर पीसफुल होनी चाहिए, स्विमिंग बिकमिंग इंजॉयबल, ऑप्टिमिज्म टर्निंग पॉइंट है यहाँ, स्विम इज़ बिकमिंग सेफ़र. तो इस तरह करके आप कह सकते हो. एक नंबर है आप कह दो स्विम इज़ नाउ बिकमिंग सेफ़र, ओके भी कह सकते हो. अब अगर एक्सप्लेन व्हाई द राइटर यूज द वर्ड पॉज्ड रादर देन स्टॉप्ड इन द फ्रेज वी पॉज्ड इन द मिडल ऑफ द रश ऑफ बॉडीज़. अच्छा वो कह रहे हैं पॉज वाला वर्ड उसने क्यों यूज़ किया रादर देन स्टॉप्ड. तो इसकी अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं वी पॉज्ड इन द मिडल ऑफ द रश ऑफ द बॉडीज़ एंड पुल डाउन आवर गॉगल्स. तो पॉज्ड स्टॉप उन्होंने इसलिए नहीं यूज़ किया बिकॉज डेफिनेटली दे आर स्विमर्स, दे आर ट्राइंग टू विन द रेस, नॉट वो क्या कहते हैं नॉट लॉन्ग के लिए नहीं कर रहे. ठीक है, तो पॉज का मतलब होता है थोड़ी सी देर के लिए करना. दे आर राइट, दे आर स्विमर्स एंड दे नीड टू विन द रेस. अगर वो इस तरह जल्दी नहीं ट्रैवल करेंगे तो दे विल लूज़. ठीक है, तो वो मसला होगा. ठीक है, तो ये चीज़ होगी. अब वो कैन एक्सप्लेन व्हाई द राइटर यूजेस द वर्ड पॉज्ड रादर देन स्टॉप्ड इन द फ्रेज वी पॉज्ड इन द मिडल ऑफ द रश ऑफ बॉडीज़. तो ये चीज़ अगर हम देखें तो उन्होंने ऐसा क्यों यूज़ किया, वो हमें यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दे स्टॉप वेरी ब्रीफली मोमेंटरीली, ही डिडंट स्टॉप फॉर लॉन्ग. तो मतलब वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कह रहे थे कि वो मतलब रुक ही नहीं गए थे, वो थोड़ी देर के लिए बस रुके थे वहाँ पे. ठीक है, दैट्स इट. तो ये चीज़ होगी. अब यहाँ पे दो नीचे और क्वेश्चन हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं. इसके बाद समरी रह जाती. समरी में इतना कुछ डिस्कशन है नहीं खास, तो वो मैं जल्दी से आप लोग क्लियर करवा दूँगा. अच्छा यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि राइट टू इम्प्रेशन डज द राइटर वांट टू कन्वे टू द रीडर इन दिस सेंटेंस. स्प्लैशेस ऑफ वाटर इरप्टेड इन ऑल द डायरेक्शन एंड वी स्लम्प्ड फॉरवर्ड, वेंट अंडर एंड पुल्ड आवरसेल्व्स थ्रू द swirling ग्रीन क्वाइट वेल्स ऑफ बबल्स. तो वो कह रहे हैं व्हाट इम्प्रेशन डज द राइटर वांट टू कन्वे. स्प्लैशेस ऑफ वाटर इरप्टेड इन ऑल द डायरेक्शन मतलब स्विमर्स हैव स्टार्टेड स्विमिंग
यूनिफॉर्मली एंड देन वी स्लम्प्ड फॉरवर्ड्स. मतलब वो स्लम्प का मतलब होता है वो बहुत शेकी तरीके से आगे गए. मतलब जब भी आप वहाँ पे जा रहे होते तेज़ी तो बहुत शेकी तरीके से ना आप वहाँ पे आगे जाते थे. दैट्स व्हाट दे मेंट. एंड पुल्ड आवरसेल्व्स थ्रू दी swirling ग्रीन क्वाइट वेल्स ऑफ बबल्स. तो वहाँ पे थोड़ी सी वेदर क्वाइट हो गया था, इस वजह से उन्होंने वहाँ से अपने आप को जल्दी से पुल आउट किया. तो यहाँ कर अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इंप्रेशन डज द राइटर वांट टू कन्वे. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉइज़, वाटर गोइंग अवे, फॉल हैवीली इनटू द वाटर, व्हर्लिंग, रिपलिंग, काम, नो नॉइज़, डेलिसी, ब्यूटी. ब्यूटी उन्होंने क्या किया, ब्यूटी उन्होंने मेंशन किया वेल ऑफ बबल्स. वो कह रहे हैं स्टर्लिंग ग्रीन क्वाइट वेल ऑफ बबल्स, जिससे उन्होंने ब्यूटी मेंशन कर दी है, कामनेस मेंशन कर दी है. लेकिन जब वो जाते हैं हमारे पास तो वो यहाँ पे कहते हैं स्प्लैशेस ऑफ वाटर इरप्टेड से उनका मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. एंड एवरी एंड जो स्विम था, स्विम बहुत ज़्यादा क्योटिक थी. तो यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे बताया दिस स्विम वाज वेरी क्योटिक. तो इस तरह की उन्होंने यहाँ पे बात की है. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं फॉल हैवीली इनटू दी वाटर. तो ये आपने बात की. तो उन्होंने दोनों जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ, तो आप दोनों के बारे में बता सकते हो. तो यहाँ पे पहले आप बता दो क्योटिक था, वाटर क्योटिक था. और फिर आप कह सकते हो डेलिसी ब्यूटी, यू कैन डिस्क्राइब वेल ऑफ जो बबल्स आ रही थी काम, वो आप डेलिसी ब्यूटी की तरह डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, ये चीज़ होगी. एंड देन इसके बाद एक ये चीज़ है, इसको भी देखते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू समरी. अच्छा, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट वेयर ओनली हेयर वंस एड कॉल्ड डिसअपीयरिंग रेकलेसली इनटू द स्क्विमिंग मास ऑफ स्विमर्स. तो वो कह रहा है वेयर ओनली हेयर वंस एड कॉल्ड डिसअपीयरिंग रेकलेसली इनटू द स्विमिंग मास ऑफ स्विमर. व्हाट इफेक्ट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द स्विमर्स बाय यूजिंग द फ्रेज स्क्विमिंग मास. स्क्विमिंग मास होता है बेसिकली आपके पास ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग आए हुए हैं और वो एक साथ ही इकट्ठे होके जा रहे हैं. ठीक है, तो वो स्क्विमिंग में, हाँ यहाँ पे बल्कि स्नैक्स का उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ट्विस्टिंग का किया हुआ है बहुत ज़्यादा, अलॉट ऑफ देम, सो मैनी, हार्ड टू डिस्टिंग्विश. तो यहाँ पे स्क्विमिंग का वर्ड जो होता है वो ट्विस्टिंग होता है या स्नेक टाइप होता है. जो इस तरह करके घूम रहे होते हैं ना, तो वो स्क्विमिंग या स्नेक टाइप होता है. मतलब स्नेक टाइप इस तरह करके स्विमर्स चल रहे थे. तो ये यहाँ पे होता है. अब ये वाला वर्ड जिसको नहीं पता होगा उसका डेफिनेटली ये 2 मार्क्स उड़े होंगे. ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी वर्ड्स है वोकैबलरी भी आपको आती हो, थोड़ी बहुत वोकैबलरी आती हो, पता होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें जो मेजर चीज़ें. और एग्जामिनर थोड़ी बहुत इसके अगर आप पैसेजेस पढ़ लेंगे ना आपको आइडिया हो भी जाएगा. इतनी आप लोगों को ज़्यादा वोकैबलरी की ज़रूरत नहीं है. आप लोग एज लॉन्ग एज प्रैक्टिस अच्छी कर लो, वही वाली वोकैबलरी एग्जामिनर आपका ना बार बार यूज़ कर भी रहा होता है. तो इतनी कोई वो परेशानी वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द ब्लू वो टेस्ट कर ले यहाँ पे. अच्छा, अब ये लास्ट हमारे पास ये चीज़ रहेगी, इसको भी चेक करते हैं हम. अच्छा, यहाँ पे वो ई पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, ई पार्ट में वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ऑफ हाउ द राइटर यूजेस language effectively to convey Matt's feeling in this extract from the text. For the next half hour, slow waves rocked us as we rose and we sank. A contented pod of swimmers, the seabed disappeared quickly, but the sun still stretched its arrows down deep underwater, catching umbrellas of clear jellyfish rising, rising from the muck. Rising from the murk, glowing hypnotically under faint shawls of shimmering fish, Callum and I timed our strokes evenly as we cut apart through the criss-crossing waves of other swimmers. Finally, I let my feet
trail, basking in the warmth washing over me until we floated onto the glassy water shielded by the harbor wall around the exit ramp. Explain the impression the writer creates in the example you have identified. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन हमने आइडेंटिफाई करना है, और वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ऑफ हाउ द राइटर यूजेस लैंग्वेज इफेक्टिवली टू कन्वे मैट्स फीलिंग इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी अबव. तो वो कह रहे हैं नेक्स्ट और के लिए स्लो वेव जो थी उन्होंने रॉक किया था उसको एज वी रोज एंड वी सैंक. तो वो रोज भी कर रहे थे, वो सैंक भी कर रहे थे, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है आपको सारे. अ कंटेंटेड पॉड ऑफ स्विमर्स, तो वो कह रहे थे कि खुश भी थे स्विमर्स, वो अच्छे से कर रहे थे. सी बेड डिसअपीयर्ड क्विकली बट द सन still stretched its arrows down deep underwater, catching umbrellas of clear jellyfish rising from the murk, glowing hypnotically under faint shoals of shimmering fish. Callum and I timed our strokes evenly as we cut apart through the crisscrossing waves of other swimmers. Finally, I let my feet trail, basking in the warmth washing over me until we floated onto the glassy water shielded by the harbor wall around the exit ramp. तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे effectively क्या किया कि finally I let my feet trail, basking in the warmth over me, तो until we floated onto the glassy water shielded by the harbor wall around the exit ramp. तो इससे क्या पता चल रहा है वो वापस अपनी फाइनल जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पे पहुँच के पीसफुली और उन्होंने एंड सक्सीडेड. ठीक है, और ये चीज़ यूज़ कर रहा है. यहाँ पे एक और अगर हम यहाँ पे करें तो वो यहाँ पे कह रहे थे सी बेड डिसअपीयर्ड क्विकली. जो सी बेड था वो एकदम से गायब हो गया, और जो सन था, सन ने क्या किया था, सन स्टिल स्ट्रेच इट्स एरो डाउन डीप अंडर वाटर, कैचिंग अम्ब्रेलाज ऑफ क्लियर जेली फिश राइजिंग फ्रॉम द मर्क. और वो क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी हिप्नोटिकली. और इससे क्या शो हो रहा था कि जो सन निकल आया था, थोड़ा सा वेदर क्लियर हो गया था, सही हो गया था. तो इस तरह करके वो ना लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें की हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर क्या स्लो वेव्स रॉक्ड एज वी रोज एंड वी सैंक. तो यहाँ पे अप एंड डाउन कर रहा है, मूविंग अप एंड डाउन. देखो रिदम वो बता रहा है, फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड देन रीअश्योरेंस. तो ये सारी वो चीज़ें आपको बता रहा है. तो डिफरेंट चीज़ें जो है ना यहाँ पे आप इनके बारे में बात कर सकते हो, बट आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिपेंड करती है. हर बच्चे का इसमें अलग आंसर हो सकता है, पर इट डिपेंड्स कि सही लिखा है कि नहीं. ठीक है, तो एग्जाम हॉल से भी अगर बाहर आओ तो किसी का कुछ आंसर हो, किसी का कुछ आंसर हो, परेशान नहीं होना. योर आंसर इज़ प्रॉब्ली करेक्ट एज वेल. अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अ कंटेंटेड पॉट ऑफ स्विमर्स, हैप्पी रिलैक्स स्विमिंग इन अ ग्रुप, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. ये वो कह रहे हैं यहाँ पे. कैचिंग अम्ब्रेलाज ऑफ क्लियर राइजिंग फ्रॉम द स्मर्क, ब्यूटी इन द डार्कनेस बिलो. यहाँ सन स्ट्रेचर्स एरो डीप डाउन वाटर, लॉन्ग रेज ऑफ सनलाइट वाज द आ रही है. जेली फिश ग्लोइंग हिप्नोटिकली. यहाँ पे कह रहे हैं ग्रुप्स ऑफ शाइनिंग आ रही है. कलम एंड आई वी कट अ पाथ थ्रू द क्रिस क्रॉस वेव्स ऑफ अदर स्विमर्स, पेनिट्रेटिंग. और उन्होंने वहाँ पे किया. ठीक है, तो वहाँ पे पेनिट्रेट करके दूसरे स्विमर्स को पीछे छोड़ के वो आगे चले गए. ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट. अभी बल्कि एक और है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एंडिंग वाली चीज़ है वो है फाइनली लेट माई फील्ड हेड फ्लोटेड ऑन द ग्लासी वाटर. तो ये देखो इतनी ज़्यादा उन्होंने पूरे पैसेज का ऑलमोस्ट बनाया. तो यू कैन टेक एनी थिंग बट यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, दैट्स द थिंग. अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास आ जाती है समरी राइटिंग आ जाती है. समरी राइटिंग में आपने क्या करना होता है, आपने ना सबसे आसान चीज़ होती है समरी राइटिंग. आपने एक छोटा सा पैसेज लिखना होता है जो कि 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स पूरे करते हो, आपको पता भी नहीं लगना. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, थोड़े से आपने 150 जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और उनके बारे में 20 मार्क्स का जो आंसर है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू आर राइटिंग कंसाइज पॉइंट्स, यूज़ एज मैनी कनेक्टिव्स एज पॉसिबल. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे याद करनी है. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़ एज मैनी कनेक्टिव्स एज पॉसिबल सेंसिबली. एंड देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर राइट इन लिमिट कॉम्पैक्ट इंग्लिश. कॉम्पैक्ट इंग्लिश मतलब स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश हो, छोटी छोटी इंग्लिश हो. और इसमें आपने इस तरह लिखना है कि वेल समराइजेशन बहुत अच्छी हो आपकी. मतलब दो अगर सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आपने उसको एक में किस तरह कनेक्ट करना है, आपने उसको क्लेवर वे से किस तरह करना है.
तो वो आपकी जो होती है पॉइंट करती है, ठीक है। और सिंपल जो चीज़ होती है दैट्स बेटर देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दैट विल गेट यू मोर मार्क्स। तो ये सारी इसके अंदर बस टिप्स थी। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो इसमें से मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इमेजिन यू आर अ कॉन्वर्जेशनलिस्ट Rita Nee, you are interviewed by a journalist about your work with animals. Give your answer to the journalist's question using the information from the text. Some people think that sanctuaries like yours are irresponsible and exploit animals and volunteers. What is your opinion and why? तो वो कह रहे हैं कि इमेजिन आप रीटा नहीं हो और आपको कोई बंदा आके पूछता है एक क्वेश्चन, तो आप किस तरह रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ योर ओन वर्ड्स, यूज़ योर ओन वर्ड्स प्लस ओपिनियंस। कोई ज़रूरत नहीं आपने टेक्स्ट में से कुछ देखना है या किसी और चीज़ में से कुछ देखना है, यू हैव टू यूज़ योर प्योरली योर ओन लॉजिक। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 1। इसके अंदर से कोई चीज़ अगर ना समझ आई अभी स्टिल तो मुझे बताओ। व्हाट अबाउट राइटिंग? अच्छा, ये तो पहले वाला क्वेश्चन था। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। वधिया, एनी अदर क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन?